स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के रिवीजन के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हमने लॉज ऑफ मोशन अभी हम लोग का चल रहा है। इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन का हो चुका है और काइनेमेटिक्स का हो चुका है। हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्योंकि जेईई एडवांस में आपको पता है मोर देन वन करेक्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, यानी मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन होंगे और साथ साथ इनका लेवल जो होगा वो जेईई एडवांस के लेवल के जैसा ही होगा। और ये तो इसको सारे हम करते हैं बेसिकली हमने पूरे क्वेश्चंस के थ्रू हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए हमने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर पार्ट में रखा है। इससे पहले वाले पार्ट पे हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक डिस्कस किया है और उसको हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक ब्लॉक है और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रखा है और यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक रफ सरफेस है और इसकी रफनेस दे रखी है। इंक्लाइन प्लेन जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये इंक्लाइन प्लेन, ये रफ है, ये रफ है, इसका म्यू दे रखा है। ओके, और हॉरिजॉन्टल फोर्स आप एक लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका इंक्लिनेशन दे रखा है, ये इंक्लिनेशन दे रखा है और जो ब्लॉक आपने यहाँ पे रखा है उसका मास दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है ये ब्लॉक और सरफेस के बीच में। साथ में ये फोर्स जो लगा रहे हो आप, ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसा पूछा क्वेश्चन में देख के लग रहा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है बेसिकली। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो जो इसको मूव करने के लिए जो फोर्स आप लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, अगर वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा है तभी वो ब्लॉक मूव करेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है और जो इसको मूव करने के लिए जो फोर्सेज लग रहे हैं वो फोर्सेस कितने हैं। अगर ये जो इसको मूव करने के लिए जो फोर्सेज हैं वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो अभी तो ये ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे इसके इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज लग कौन से रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेज। एक तो इसका वेट लगेगा और 10G का वेट लग जाएगा। ओके, और दूसरा जो फोर्स लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगेगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन अगर ये नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन जो होगा फ्रिक्शन ये इस तरफ ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। और एक फोर्स आपने लगाया है तो फोर्स आपका यहाँ पे ये फोर्स ये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कंपोनेंट करूँ इस ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस का कंपोनेंट देखूँ कि इस देखिए ब्लॉक का मूवमेंट की तरह हो सकता है इंक्लाइन के अलाउंग ही हो सकता है। तो हमारा अच्छा रहेगा कि हमारे सारे फोर्सेस जो दिख रहे हैं उनका कंपोनेंट इस सरफेस के अलाउंग करूँ और सरफेस के परपेंडिकुलर करूँ, तभी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। तो यहाँ पे कितना है तो 10G नीचे की तरफ होगा और ये फोर्स यानी कि आप बेसिकली कंपोनेंट करने जा रहा हूँ मैं। तो ये कंपोनेंट इससे करेंगे तो कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, इसका ये यहाँ पे आप 37 ये एंगल है तो ये 37 है, 10G cos 37। ओके, और इधर की तरफ आएंगे तो ये 10G sin 37। ओके, ये आएगा sin 37 और साथ में ये फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ है यानी F, ये 30 जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, F cos 37 ये आएगा यहाँ पे और साथ में एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा F sin 37। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जो फोर्सेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ उन फोर्सेस को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, जिससे कि आप आसानी से देख पाए। देखिए इंक्लाइन के लॉन्ग एक लाइन ले लीजिए और इसके परपेंडिकुलर लाइन एक ले लीजिए, राइट। तो इसके इंक्लाइन के अलॉन्ग जो फोर्सेज है ये 10 sin 37 से 10 sin 37। देखिए अगर आप tan की वैल्यू दे रहे हैं 3/4 यानी कि एक तरह से ये क्या है, ये 37 डिग्री है और ये आपको 3/4, हालांकि हमें याद रहता है, हमें वैल्यू इसकी याद रहती है साइन की वैल्यू क्या होती है। तो फिर भी sin 37 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, तो 3/5 यानी कि ये 100 इंटू 3/5 यहाँ पे करेंगे तो 3/5 करेंगे तो ये आएगा कितना 20 और ये तो यानी कि 60 ये आ जाएगा। ये फोर्स जो आएगा इस तरफ ये 60 न्यूटन का आएगा और इस तरफ जो होगा यानी कि यहाँ पे ये 100 इंटू कितना है 4/5 तो ये आपको करोगे तो ये 20 ये आएगा 80 का फोर्स ये लगेगा यानी कि इस तरफ 80 न्यूटन का
फोर्स लग रहा है। बाकी कंपोनेंट जो यानी mg का जो कंपोनेंट है वो ये 60 और 80 ये mg का कंपोनेंट है। उसके बाद ये जो फोर्स आपने लगा रखा है, फोर्स कितना लगा रखा है, तो फोर्स 50 न्यूटन लगा रखा है। इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये, यानी ये एफ कॉस यानी कि 50 कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू यहाँ से आप ला सकते हैं, कॉस की वैल्यू 4/5, यानी ये जो है 50 इंटू 4/5, तो ये आएगा कितना 40 आ जाएगा ये। और ओके, तो ये आएगा इस तरफ 40 न्यूटन। और ये वाला जो है वो 50 साइन 37 यहाँ पे आएगा। साइन 37 जो आएगा इसकी वैल्यू कितनी 3/5, तो यहाँ पे 50 इंटू 3/5। ओके, ये आएगा आपका कितना 30 न्यूटन का इस तरफ एक और फोर्स जो आएगा। और यहाँ से आपको ठीक है नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, ठीक है नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये नॉर्मल रिएक्शन देखिए, इसके यहाँ कोई मोशन तो है नहीं, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग मोशन तो कोई है नहीं। तो ये जब कोई मोशन है नहीं तो यानी कि इधर की तरफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब नेट फोर्स 0 है तो यहाँ से आप इसकी तरफ बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। दैट इज इक्वल टू कितना 30 + 80, तो 30 + 80 करेंगे तो ये 110 न्यूटन ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। फिर इससे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, FL दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू n, और दैट इज इक्वल टू यहाँ से म्यू की वैल्यू लेके आते हैं कितना 0.4 इंटू 110, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आएगा 44 न्यूटन। 44 न्यूटन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है। अगर आपने जो फोर्स लगा रखा है, फोर्स जो आपने लगा रखा है वो फोर्स मतलब इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो आप, वो फोर्स इस फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है तो ये ब्लॉक मूव करेगा, अदरवाइज ये वो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। देखिए ये फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि ऐसे बोले कि ये आपका स्लाइडिंग को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या ऐसे बोले कि स्लाइडिंग को अपोज करता है। तो अब कब तक अपोज करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, लिमिटिंग वैल्यू तक ये अपोज करेगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो फ्रिक्शन की हो सकती है ये इतनी हो सकती है, यहाँ तक की इसकी वैल्यू जा सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ते बढ़ते इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। मतलब रिलेटिव मोशन को अपोज तो करेगा लेकिन इस लिमिट तक ही करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए नेट फोर्स अगर देखें तो 40 न्यूटन इस तरह, सॉरी 60 न्यूटन इधर, 40 न्यूटन इधर, तो नेट 20 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। ये किसकी वजह से लग रहा है, ये एफ का कंपोनेंट है, और ये इसकी वजह से लग रहा है, ये वेट का कंपोनेंट है। तो दोनों का जो नेट आएगा, नेट जो आएगा नेट वो कितना आएगा, तो 60 - 40 दिस इज द 20 न्यूटन। ओके, दिस इज द 20 न्यूटन, राइट। तो 20 न्यूटन दिस इज द नेट, एफ नेट आ गया। ये एफ नेट जब इतना आ गया, दिस माइनस दिस करोगे तो 40 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन नेट आ रहा है। जब नेट आ रहा है, अब ये जो नेट वैल्यू, नेट फोर्स ऐसे बोलो, या जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स यानी जो मूव कर सकता है उसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। ये ड्राइविंग फोर्स आपकी जो वैल्यू है ड्राइविंग फोर्स की, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसका मतलब ये मूव नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब इधर नेट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन क्या करेगा कि वो 20 न्यूटन को अपोज करेगा, यानी 20 न्यूटन के बराबर इधर फोर्स लग जाएगा, और उसकी वजह से ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यानी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ब्लॉक का, 0। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किस, तो ये अब ये सही है तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ये मतलब ऑफकोर्स हमें सही करेक्ट टिक करना होता है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन, अब देखिए कोई ब्लॉक आपने रख दी है तो आपने कोई ब्लॉक किसी सरफेस में रख दिया है या कहीं पे भी उसमें फोर्स भी लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है, कब लग सकता है, अगर इधर की तरफ 44 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता नेट इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये 44 न्यूटन तक इधर लग सकता था। कोई ब्लॉक आपने रख दिया तो इतना तक लग सकता है, ये नहीं कि इतना ही लगेगा, ऐसा नहीं है, इतना तक ये लग सकता है। मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक जा सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की,
ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इतना तक जा सकता है। देखिए फिर साथ में एक और चीज़ है कि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी इसकी जरूरत होती है, जितना रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ तक लग सकता है? मैक्सिमम वैल्यू तक तो लग सकता है, सही बात है, लेकिन उतना ही लगता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है भाई? मतलब कि जितने में ये स्लीपिंग को रोक पाए, जितने में ये रिलेटिव मोशन को रोक पाए। ओके, यहाँ पे तो आप देखोगे तो 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रिक्शन जो है सिर्फ 20 न्यूटन तक ही लगेगा। लग सकता है 44 न्यूटन अगर रिक्वायरमेंट होती तो, लेकिन ये 44 न्यूटन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। 20 न्यूटन पीछे लगा दे तो ये रुक जाएगा, यानी कि रिलेटिव मोशन रुक जाएगी। तो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे 44 न्यूटन है, सही नहीं है। उसका फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस 20 न्यूटन, देखिए 20 न्यूटन दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वही क्वेश्चन है ये, और इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे उसके फ्रिक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ब्लॉक देखिए, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, और ये ब्लॉक यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, बीच ऑफ मास। इसका भी मास एक तरह से मैं क्या दे दूँ, तो MA और MB, ये दोनों का जो मास है वो M के बराबर है। टू ब्लॉक A and B each of mass placed as shown. Coefficient of friction between A and B is this one. तो इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज इक्वल टू म्यू है। ओके, दे रखा है म्यू, और इसकी वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, तो 0.05 ये देखा। इज स्मूथ ब्लॉक B is connected to a block C of mass कैपिटल M। इसका मास जो है कैपिटल M के बराबर है, और इसका मास स्मॉल m है, और इसका भी मास स्मॉल m है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ massless string, देन इफ कैपिटल M इक्वल टू 2m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब देखिए वैल्यू इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हम इतना डाल दें, कैपिटल M की कैपिटल वैल्यू की वैल्यू हम उतना डाल दें, क्या डाल दें, अलग अलग वैल्यू डाल के हम इसमें बोला जा रहा है कि भाई कितना एक्सेलरेशन वगैरह होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हम करते हैं कि कैपिटल M के टर्म में ही हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, और इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली होने वाला है। ओके, तो दूसरी चीज़ रिलेटिव मोशन वगैरह की बात कर रहा है यहाँ पे। एक और चीज़ है कि देखिए A and B आर दिस वन एंड मास्टर सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे देखिए, जब ये क्या करेगा कि ये मान के चलते हैं कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अभी नहीं है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, और लेकिन जब ये नीचे आएगा और ये इस तरफ जाने की, ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये स्लिप करने की टेंडेंसी आएगी इसमें स्लिप किस इधर टेंडेंसी आएगी, पीछे स्लिप होने की टेंडेंसी आएगी ब्लॉक A में। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इसको जब ये आगे की तरफ खिसकेगा, यानी कि एक तरह से स्लिप कर रहा है, तो स्लिप कर रहा है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लीपिंग को अपोज करेगा। स्लीपिंग को अपोज करेगा मतलब ये आगे खिसकेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो पीछे की तरफ, फ्रिक्शन जो होगा नीचे वाले पे पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि ये आगे खिसकेगा, तो ये इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर से ऊपर वाले पे ये फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। ओके, फ्रिक्शन इतना लगेगा। देखिए मैंने फ्रिक्शन F लगाया, FL नहीं लगाया, FL मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगाया। आप शुरू में ही नहीं बोल सकते कि किसी दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए जब तक जब तक ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि दोनों के बीच में स्लिपिंग टेंडेंसी है, यानी ऐसे बोलता अगर क्वेश्चन में कि A जो है वो स्लिप होने को है, तब मैं उसमें लगाता ये वैल्यू, जो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला है कि स्लिपिंग की टेंडेंसी है, बस है दोनों के बीच में फ्रिक्शन, तो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ F ले ली है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। ओके, तो यहाँ पे तभी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा जब इन दोनों के बीच में स्लिपिंग की टेंडेंसी रहेगी। अब आते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन। मान लेते हैं कि भाई A है, इसका एक्सेलरेशन A है, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ A होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मैं लिखूँ तो दिस इज इक्वल टू mg, और ये जो है वो T है, यहाँ पे भी सेम टेंशन T हो क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है। इसका इक्वेशन लिखता हूँ मैं mg माइनस T इक्वल टू M इंटू A। ओके, M इंटू A इस तरह से रहेगा, mg माइनस T इक्वल टू M इंटू A। इसका अगर मैं बात करूं, देखिए कंबाइन लेके चलते हैं, दोनों को कंबाइन लेके चलते हैं, क्योंकि इनके बीच में हम मान के चल रहे हैं कि अभी स्लीपिंग नहीं हो रही है। ओके, ये स्लीपिंग की टेंडेंसी अभी नहीं है, ऐसे हम मान के चलते हैं।
तो टी जो होगा, टी ही दोनों को एक साथ लेके चल रहा होगा, टी इक्वल टू 2m इंटू ए। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे, मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये टी कट जाएगा, और एम जी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ए आ जाएगा। क्या चाहिए आपको, एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। इफ कैपिटल एम इक्वल टू 2m, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इज दिस वन। तो बेसिकली यहाँ पे शुरू में ऐसा बोला है कि यहाँ अगर कैपिटल एम की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू अगर लेके चलते हैं, डाल के देख लेते हैं, तो डाल के देख लेते हैं। अगर कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पे डालिए 2m इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 2m ये हो गया तो 4m इंटू ए आएगा, और यहाँ से ये m से m कैंसिल, और ये 2 से 2, तो a की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, g/2। ओके, a की वैल्यू आएगी ये g/2, बिल्कुल सही है। अगर f की वैल्यू 2m है तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन a एंड b इज दिस वन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि भाई चलो ठीक है, एक्सप्रेशन तुमने निकाल दिया, लेकिन आप इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी निकालो। अब देखिए दोनों का एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन इसका है वो एक्सप्रेशन इसका है। अब इसको, इस ब्लॉक का अगर एपीडी बनाए, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं भाई, तो एक तो इसका mg लग रहा है और एक इसका नॉर्मल डिक्शन लग रहा है। ओके, तो इसको मूव करने के लिए फोर्स कौन दे रहा है, इस छोटे वाले को, ब्लॉक को, छोटे वाले ब्लॉक को दे रहा है। हॉरिजॉन्टल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एफ यानी कि फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, वही इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जा रहा है, यानी कि एफ इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए लिख सकते हो, और एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है, g/2, mg/2, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये एफ की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आएगी क्योंकि वो ये साथ में चल रहा है और इसको चलने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि फ्रिक्शन से मिल रहा है। अब बात करते हैं कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इफ कैपिटल एम इज ग्रेटर देन 2m। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज करिए कि आपका ये हो जाए, मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ पे रिलेटिव मोशन बोल रहे हैं कि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए ए और बी के बीच में, कब स्टार्ट होगा, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोला गया कि रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगा। तो देखिए रिलेटिव मोशन तभी स्टार्ट होगा जब यहाँ पे जो इसके ऊपर लग रहा है जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर सूडो फोर्स लग जाए, अगर सूडो फोर्स के टर्म में बात करूँ तो देखिए ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन इसको मूव तो कराएगा लेकिन इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू कितनी, इतनी, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कुछ लिमिटिंग वैल्यू आएगी, ये तो नहीं लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी, उस लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा ये फ्रिक्शन नहीं हो सकता। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देख लो फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की, एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन जो होगा, म्यू कितना है, तो म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इतनी, म्यू की वैल्यू ये 1/2 है ना, तो 1/2 एन जो होगा वो एम जी के बराबर, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन इतने हैं, यानी ये जो निकाला था यही लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ से पता चल रहा है हमें। ओके, यानी कि अब देखिए ये बोला है कि अगर एम की वैल्यू इससे ज्यादा रखोगे, इतना एम की वैल्यू रखा था हमने, 2m रखा था, तो फ्रिक्शन जो आया था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो अगर उससे ज्यादा रखोगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा कि जब एक्सेलरेशन ये ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा एक्सेलरेशन देने के लिए फोर्स सफिशिएंट नहीं होगा, तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हो कि हाँ भाई अगर कैपिटल एम की वैल्यू ज़्यादा है 2m से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप कुछ लोग हो सकते हैं बोलेंगे सर नहीं, मैं तो इक्वेशन मुझे दीजिए, इक्वेशन के थ्रू करिए। होते बहुत सारे होते हैं और उनका बोलना सही भी है कि सर हम एक्सेलरेशन के थ्रू इक्वेशन के थ्रू कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सही बात है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। आप ये देखिए कि आप इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के बात कर लीजिए, इस ब्लॉक के ऊपर बैठ के बात करोगे तो क्या होगा, आप एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। सूडो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करोगे, पीछे की तरफ एक्सपीरियंस करोगे, और सूडो फोर्स जो एक्सपीरियंस करोगे पीछे की तरफ, तो उस समय जो बॉडी एपीडी बनेगा, क्या बनेगा, एम इंटू ए पीछे की तरफ, इधर की तरफ एफ, और एम जी इस तरफ,
और ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ। आई बात समझ में? तो आप देखोगे अगर यहाँ पे इसको देख रहे हो कहाँ पे, इसमें बैठ के, इस बी पे बैठ के ए को देख रहे हो तो सूडो फोर्स दिखाई दे रहा है। ओके, सूडो फोर्स दिखाई दे रहा है। अब ये यहाँ पे आपको ये दिखे कि रेस्ट पे है या मोशन में, मैं बोलता हूँ कि इसको आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर फोर्स ज़्यादा हो जाए इससे, ये फोर्स इससे ज़्यादा, मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, ये फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये इस तरफ मूव करेगा ना। ये फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर एम ए जो है वो ज़्यादा होगा एफ एल से, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये मूव करेगा ना। अब यहाँ से एक्सेलरेशन जो लेके आए थे आप, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी? एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल एम इंटू ए की वैल्यू आई थी कैपिटल एम जी बाय कैपिटल एम प्लस 2m ये आएगा, और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एल की वैल्यू कितनी आएगी? तो एफ एल की वैल्यू म्यू इंटू एम जी आएगी, म्यू इंटू एम जी। ओके, तो ये यहाँ से और उससे यहाँ से आपको थोड़ा सा करोगे कैंसिल वगैरह करोगे तो यहाँ से कैंसिल, स्मॉल एम एम जी, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 की वैल्यू है, 1/2 है, और यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लॉक्स है और ये भी ब्लॉक है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, इनके बीच में फ्रिक्शन दे रखा है, कितनी वैल्यू दे रखी है इतने, तो फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे इसके, इस ब्लॉक और इसके बीच में, और मासेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 kg 2 kg और ये 4 kg। ओके, एंड ब्लॉक आर एंड क्यू ऑफ मासेस दिस वन कैसे कनेक्ट है? ओके, और विद द हेल्प ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ए एंड बी respectively passing over frictionless pulley as shown, then देखिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P is 0। अब एक चीज फिर से बात करते हैं कि कोई ब्लॉक मूव कब करेगा? एक ब्लॉक मूव तभी करेगा अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के रहते हुए एक ब्लॉक तभी मूव करेगा जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स, मतलब उस पर जो लगने वाला जो ड्राइविंग फोर्स बोलो या जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शन से ज़्यादा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा अगर हो तब ये मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस पे लगने वाला फोर्स, एक तो कौन सा फोर्स है भाई? तो एक है आपका, इसको T1 बोल देता हूँ, और आपको पता है यहाँ से यहाँ सिंगल स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे टेंशन, ये मैं बोलता हूँ इसको T2 है, यहाँ से यहाँ सेम टेंशन है, सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ T2 होगा। ओके, और यहाँ से क्या है तो 4G, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो N1 होगा, राइट। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो लिमिटिंग देखिए N1 इक्वल टू 4G, N1 जो है वो 4G के बराबर है, N1 4G के बराबर है। तो यहाँ से FL की वैल्यू जो है आपको पता है म्यू इंटू N1 दैट इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.6 इंटू N1 की वैल्यू कितनी? 4G के बराबर, 4G के बराबर, तो ये 24 न्यूटन की वैल्यू आ रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आ रही है 24। अब इसके ब्लॉक के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 24 न्यूटन से ज़्यादा होंगे तभी ये मूव करेगा, यानी कि इसके ऊपर लगने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो इसको मूव करा सकते हैं वो इस लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P is 0। यहाँ पे देखिए एक चीज कि यहाँ पे इसको क्या फोर्स लग रहा है? 4G लग रहा है, और यहाँ पे 2G लग रहा है। ओके, 4G 2G लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 4G है तो ये अगर मैं पूरा फोर्स ले लूँ तो 40 न्यूटन आएगा। 40 न्यूटन यहाँ पे अगर कुछ देर के लिए मान लेता हूँ कि रेस्ट पे है, अपनी तरफ से कुछ देर के लिए मान लेता हूँ तो रेस्ट पे है 4G, ये T1 जो है 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, और ये 2G यानी T2 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन है 40 न्यूटन, तो 40 माइनस 20 यानी 20 न्यूटन इस पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, यानी T1 माइनस T2 कितना है? 20 न्यूटन होगा, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन है तो ये मूव नहीं करेगा। समझिए बात? अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर रेस्ट पे मान के कर रहे हो तो ये T1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी?
T1 4G के बराबर और T2 जो है वो 2G के बराबर होगी। है बस में T1 4G के बराबर, T2 2G के बराबर होगा। और यहाँ पे ये तब की कंडीशन है जब हम रेस्ट पे मान के चल रहे हैं। तो ये T1 आपका 40 यानी कि 40 न्यूटन हो गया और ये कितना 20 न्यूटन हो गया। तो 40 माइनस 20 न्यूटन हो गया। 20 न्यूटन इसमें नेट फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन है। तो ये मूव नहीं कर सकता, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। राइट, समझ में बात। नेक्स्ट आते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग ए इज 20 न्यूटन। इस जब ये रेस्ट पे है तो ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये इसमें इस वाले ए स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा 20 न्यूटन। देखिए ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका 20 न्यूटन का और यहाँ पे जो है ये 40 न्यूटन है। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। कांस्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक पी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए था, ये एस नहीं रहेगा, कांटेक्ट फोर्स और ये कांटेक्ट फोर्स टी होना चाहिए। कांटेक्ट फोर्स ऑन पी पे कांटेक्ट फोर्स कितना होगा देखिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कांटेक्ट फोर्स, इसमें फोर्स क्या लग रहे हैं इस वाले पे, तो देखिए इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। एक तो इस तरफ है ये 20 न्यूटन और इस तरफ जो है वो है कितना 40 न्यूटन और एक इसका वेट होगा वो 4G होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना N1। ओके, तो नेट फोर्स अगर देखें तो नेट फोर्स 20 न्यूटन इस तरफ और ये आपका N1 जो है बेसिकली कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा है ना। तो कांटेक्ट फोर्स ठीक है ना, कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आते हैं, कांटेक्ट फोर्स में इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। कांटेक्ट फोर्स में आता है फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दो चीजें आती हैं कांटेक्ट फोर्स के अंदर में। तो इसका कांटेक्ट फोर्स हमें देना है। तो एक तो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अगर इसको ये ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है तो ये कांटेक्ट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, ये है कांटेक्ट फोर्स आपका एक तरह से देखिए रेस्ट में है ना। तो रेस्ट में है तो क्या होगा कि ये 40 है ये 20 है तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन। क्यों, क्योंकि तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। 40 इधर है 20 इधर है तो 20 फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन टोटल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। 24 न्यूटन की रिक्वायरमेंट हुई थी तो 24 न्यूटन लगता है, लेकिन नहीं 20 न्यूटन का ही रिक्वायरमेंट है, उसी से रेस्ट में रहेगा। तो 20 इधर और उसके बाद ये जो है आपका नॉर्मल यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन N1 जो है वो 40 न्यूटन के बराबर है, यानी कि इसमें जो ये फोर्स लग रहा है N1 वो कितने के बराबर 40 न्यूटन के बराबर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली फ्रिक्शन है और ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो कांटेक्ट फोर्स आएगा और दैट इज इक्वल टू N1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा 40 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 1600 और अंडर रूट ऑफ 400 तो अंडर रूट ऑफ 2000 आ जाएगा, ये 2000। और इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 20 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स निकाल रहे हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, कई बार एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं। ओके, नॉर्मली 80% से के आसपास क्वेश्चंस आपको रहेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन 20% के अराउंड क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको थियोरेटिकल रहेगा, एसआर से रीजन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे मतलब थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन 20% हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is are incorrect? Incorrect करना है भाई, देखिए करेक्ट मत सेलेक्ट कर लेना। ओके, इसी में बहुत कंफ्यूजन होता है। इनकरेक्ट बोला है, when a person walks on a rough surface, the frictional force exerted by the surface on the person is opposite to the direction of his motion। देखिए यहाँ पे कोई आदमी है और ये अगर चलना चाहता है, ये अगर मान लीजिए कि ये तो ये चलना चाहता है, तो ये अगर इधर की तरफ चलना चाहता है तो इसके ऊपर फोर्स जो है ना, इस आदमी के ऊपर फोर्स इधर लगना जरूरी है। ठीक है ना, फोर्स इधर की तरफ लगना जरूरी है। ये फोर्स कैसे लगता है, तो ये पीछे की तरफ जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है, पीछे की तरफ प्रेस करता है, तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर से इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगता है।
ओके, तो इसके ऊपर फोर्स आगे की तरफ लगता है तभी ये आगे बढ़ता है। यानी कि ये क्या लिखा है इन्होंने कि ये इनकरेक्ट है। इन्होंने बोला कि रफ सरफेस में जब मूव करेगा भाई, प्रेस पीछे की तरफ कर रहा है, पीछे की तरफ ये कर रहा है, तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर से फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ओके, फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द पर्सन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन। देखिए ये गलत बोला है, उसका जो फोर्स उस पर लगेगा वो उसके डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। ओके, तो ये आपका भाई इनकरेक्ट चुनना है, इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट नहीं चुनना है। उसके बाद वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए ये भी गलत है। कैसे गलत है? आप बोलोगे हाँ भाई फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोशन का डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि इनिशियल उसका वेलोसिटी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। सपोज कर कि आपका रेस्ट पे से है, रेस्ट पे कोई बॉडी है, तो बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी एट रेस्ट है तो उसमें अगर फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाओगे जी डायरेक्शन में, फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में चलेगा। ओके, अब वहां पे आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन सपोज यदि कि पहले ही से कुछ वेलोसिटी दे रखी है आपने, वेलोसिटी शुरू में कुछ यू है, यू वेलोसिटी, और वो इस तरफ है, वो इस तरफ है, और वेलोसिटी फोर्स आपने इधर लगाया, फोर्स का डायरेक्शन तो इधर है लेकिन वेलोसिटी इस तरफ है, तो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन इससे चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा, ये डायरेक्शन आपका इधर चेंज होगा। आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है ये वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, अगर कुछ ना कुछ है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था। उसके बाद ए बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, तो ऑफ कोर्स ये सही है। ओके, नेट फोर्स अगर जीरो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दो तरह का इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम रोटेशन में पढ़ते हैं। तो अगर नेट टॉर्क जीरो है तो वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर वो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो, दोनों जीरो होना जरूरी है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की खाली बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स का एफ नेट इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसे और प्रिसाइज तरीके से लिखूं एफ नेट इक्वल टू जीरो। ओके, ये ज्यादा प्रिसाइज होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो। ओके, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में बी कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में भी, एंगल बोल रहा है ना। देखिए नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि हो सकता है कि स्पीड चेंज हो रही हो, स्पीड चेंज हो रही हो, ठीक है ना, तो स्पीड इसकी स्पीड चेंज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म तो उसी को बोलते हैं कि जब स्पीड चेंज हो रही होती है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो उसमें क्या होता है कि आपका नॉन यानी कुछ ना कुछ उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कुछ ना कुछ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, तो ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। ओके, रेडियल एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है ये। ओके, of a non-uniform circular motion angle between velocity and acceleration may be constant। velocity और तो देखिए अगर ये कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी तो इस टेंजेंस के अलॉन्ग रहेगा, तो ये एंगल ये जो है ना वो कांस्टेंट रह सकता है, मतलब रहेगा। तो ये बिल्कुल ये सही है, हालांकि इनकरेक्ट आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप ये पार्ट 2 में आप देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा मैं पार्ट 3 में, तो आप इसको कर लीजिए और ये अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब